मान लो मोदी जी बहुत ईमानदार है, थोड़ी देर के लिए मान लो, वैसे हमारा यकीन नहीं है इस बात में, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि मोदी जी बहुत ईमानदारी से हम लोगों का विकास करना चाहते हैं। लेकिन अब मोदी जी के पास जो जनगणना के आंकड़े जाएंगे, अब उसमें पता ही नहीं कितने ओबीसी कच्चे मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी पक्के मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी घास फूस वाले मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी के पास मकान ही नहीं है। अब ये पता ही नहीं है। जिन मुद्दों को, जो हमारे मुद्दे हैं, जिनको दिखाना चाहिए, उन मुद्दों को टीवी चैनल के लोग और अखबार के लोग उन मुद्दों को दबाने का काम करते हैं। शंकराचार्य नहाने जा रहा था तो उसको पुलिस वालों ने रोक दिया, तो तब से लेकर आज तक मुद्दा बना हुआ, मुद्दा खत्म नहीं हुआ अभी तक। इतना दिन से वो टीवी पर चल रहा है, उस पर डिबेट होती है। ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, समाज का उनका 1% कोई फायदा नहीं है। ऐसे मुद्दों पर दिन रात चर्चा होती है, लेकिन जो हमारे हक अधिकार से जुड़े मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दों को मीडिया दबाने का काम करती है। तो इसलिए हम लोगों ने एक सूत्रीय फार्मूला हम लोगों ने भी अपनाया हुआ है। मीडिया जिस बात को दबाएगी हम लोग उसको उठाएंगे, मीडिया जिस बात को हाइड करेगी हम लोग उसको हाईलाइट करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मीडिया इसलिए हाइड कर रही है कि उससे हमारे लोगों को फायदा है। जिस मुद्दे से हमारे आदमी को फायदा है, ओबीसी को फायदा है, एससी को फायदा है, एसटी को फायदा है, उस मुद्दे को मीडिया नहीं दिखाता। और जिस मुद्दे से उनको फायदा है, या जो ऐसे फालतू के मुद्दे हैं जिसको उठाकर हमारे जो मेन इश्यूज हैं उनको दबाया जा सकता है, तो ऐसे फालतू के मुद्दों पर टीवी वाले दिन रात डिबेट करते रहे। तो इसलिए ये कुछ मुद्दों को लेकर हम लोग ये यात्रा चला रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों को समझने की जरूरत है, वो महत्वपूर्ण बात ये समझने की जरूरत है कि इस देश के अंदर जिसको हम आजादी मानते हैं और हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए और हम लोग आजाद हो गए। तो 15 अगस्त 1947 को अगर हम लोग आजाद हो गए तो ये आजादी के लगभग 78 साल हो गए। तो ये 78 साल के बावजूद भी हमको इस बात को लेकर क्यों संघर्ष करना पड़ रहा है कि देश में जानवरों की गिनती हो रही है, कुत्तों की भी हो रही है। ऐसी जानकारी मुझे कुछ लोगों ने दिया कि अभी यूपी में कुछ दिन पहले जानकारी दिया कि टीचरों की गिनती के लिए जिम्मेदारी लगाई है। टीचरों का काम पढ़ाने का है, पढ़ाने का छोड़कर बाकी सारा जिम्मेदारी उनको लगाया जाता है। पढ़ाने की मर्जी है तो पढ़ा ले, नहीं मर्जी है तो ना पढ़ाए, लेकिन बाकी की जिम्मेदारी जरूर लगाएगा। अभी एसआईआर पर इतना सख्त कर दिया कि लोगों को आत्महत्या करने की नौबत आ गई। तो ये जो स्थिति है कि कुत्तों की भी गिनती हो रही है, मगर हम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो हम कभी कहते 52% है, कभी कहते 60% है, कभी कहते 65% है, तो ये 52, 60, 65 ये अलग अलग आंकड़े क्यों हैं? ये अलग अलग आंकड़े इसलिए हैं कि आजाद भारत में हमारी गिनती नहीं हुई। गुलाम भारत में जो आंकड़ा था उसके आधार पर मंडल कमीशन ने कहा कि हम 52% हैं, लेकिन बिहार में जो सर्वे हुआ और उसमें जो आंकड़े आए तो बिहार में 64% ओबीसी की आबादी है। अगर देश भर में ये गिनती हो तो 65% तक ओबीसी की आबादी हो सकती है, ऐसा तमाम जानकार लोगों का कहना है। तो ये जो इतनी बड़ी आबादी के लोग हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या के लोग हैं, आजादी के 78 साल बाद भी इनकी गिनती नहीं हो रही है। और अभी जब सरकार ने कैबिनेट में पास किया था तो हमारे लोग बहुत संतुष्ट हो गए थे। थोड़ा संतुष्ट पहले हो गए थे जब राहुल जी बोल रहे थे तो कहा राहुल करवा देंगे, तो कहा पटेल जी आपको बोलने की क्या जरूरत है, राहुल तो बोल रहे हैं। और पूरा संतुष्ट तब हो गए जब बीजेपी ने कैबिनेट में पास कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि हम ही कर देंगे, तो पूरा संतुष्ट हो गए।
और फिर कहने लगे कि अब तो सरकार ने मान लिया। तो अपने लोग बहुत जल्दी ही लोगों के ऊपर यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं। तो हमने कहा नहीं, ये तो धोखा करेंगे। कहा अरे अब कैबिनेट ने पास कर दिया तब भी आप कह रहे हैं धोखा करेंगे। आप तो बीजेपी के विरोधी हैं ही, इसलिए आप ऐसा कहते हैं। तो आप तो विरोधी हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अभी सामने आ गया कि सरकार ने जो बजट नोटिफिकेशन जारी किया, जो कैबिनेट में पास किया था, उस समय भी जो बजट जारी किया था, उस बजट में भी कहीं ये जिक्र नहीं था कि जाति जनगणना होगी, उसमें केवल जनगणना का जिक्र था। और अभी जब पहली बार हाउस लिस्टिंग का जब ये नोटिफिकेशन आया, तो हाउस लिस्टिंग के नोटिफिकेशन में भी ओबीसी का कॉलम नहीं है। मतलब सब पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा कि आपके घर की फर्श किस चीज की बनी है, आपके घर की दीवार किस चीज की बनी है, आपके घर का छत किस चीज का बना है, आपका घर कितना बड़ा है, उस घर में कितने लोग रहते हैं, आपके पास रेडियो है कि नहीं है, ट्रांजिस्टर है कि नहीं है, टीवी है कि नहीं है, साइकिल है कि नहीं है, मोटरसाइकिल है कि नहीं है, कार है कि नहीं है, जीवन यापन परिवार का कैसे होता है, परिवार में कितने लोग हैं, ये सब पूछा जाए। पानी आप कैसे पीते हो, पानी सही मिलता है आपको कि खराब मिलता है, खाना आप गैस से बनाते हो कि लकड़ी से बनाते हो कि बिजली से बनाते हो, ये सब पूछा जाए। बस यही नहीं पूछा जाएगा कि आप किस जाति के हो, ये सब पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि आप किस जाति के हो और क्या आप ओबीसी में आते हो। ये पूछा जाएगा कि परिवार का मुखिया एससी है कि एसटी है, इतना पूछा जाए। और इसके बाद क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा एसटी हो नहीं है, एससी हो नहीं है। तो फिर तीसरा कॉलम क्या है, तीसरा क्या होना चाहिए था, ओबीसी होना चाहिए था। तो ओबीसी नहीं है, फिर क्या है, अन्य है। एससी एसटी अन्य, अन्य में ओबीसी भी हो गया, अन्य में ब्राह्मण भी हो गया, अन्य में क्षत्रिय भी हो गया, अन्य में वैश्य भी हो गया और अन्य में हम भी हो गए। मतलब ये शामिल बाजा बनाया गया, हमको जो है उनके साथ में शामिल कर लिया गया, ये शामिल बाजा बजाया जा रहा। तो जब हम उनके साथ भी उठे, अब ये कैसे पता चलेगा कितने ओबीसी कच्चे मकान। मान लो मोदी जी बहुत ईमानदार है, थोड़ी देर के लिए मान लो, वैसे हमारा यकीन नहीं है इस बात में, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि मोदी जी बहुत ईमानदारी से हम लोगों का विकास करना चाहते हैं। लेकिन अब मोदी जी के पास जो जनगणना के आंकड़े जाएंगे, अब उसमें पता ही नहीं कितने ओबीसी कच्चे मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी पक्के मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी घास फूस वाले मकान में रहते हैं, कितने ओबीसी के पास मकान ही नहीं है। अब ये पता ही नहीं कितने को साफ पानी मिल रहा है, कितने को गंदा पानी मिल रहा है, कितने अभी तक लकड़ी से फूक फूक कर खाना बना रहे हैं, ये पता ही नहीं, ये आंकड़ा ही नहीं जा रहा। जब ये आंकड़ा ही नहीं जा रहा, कितने के पास साइकिल है, कितने के पास मोटरसाइकिल है, कितने के पास कार है, पता ही नहीं चल रहा। जब ये सब आंकड़े ही नहीं जा रहे हैं, तो मान लो मोदी जी ईमानदारी से विकास करना चाहते हैं, तो विकास के लिए तो योजना बनानी पड़ेगी। अब जिसकी जैसी स्थिति, जिसके पास घर नहीं उसको घर देना पड़ेगा, जिसके पास जो नहीं उसके विकास की योजना बनानी पड़ेगी। अब ये योजना हमारे लिए कैसे बनेगी जब हमारी गिनती ही नहीं हो रही है अलग से, ये पता ही नहीं चल रहा कि ओबीसी के कितने लोगों की क्या स्थिति है, तो ओबीसी के विकास के लिए योजना कैसे बनेगी। तो इसका अब वो कह रहे हैं हम अगले चरण में जाति को ले लेंगे, ओबीसी को ले लेंगे, लेकिन ये जो हाउस लिस्टिंग हो रही है, एक्चुअल स्थिति तो इससे पता चलेगी, तो ये एक्चुअल स्थिति तो पता ही नहीं चलेगी। अगर आपकी बात उनकी बात ही मान लिया जाए कि वो बाद में ले लेंगे, उससे तो केवल संख्या आएगी, लेकिन ये जो एक्चुअल आंकड़े हैं कि क्या स्थिति है किस समाज की, ये तो पता ही नहीं चलेगा। फिर वही लोग हल्ला मचा रहे हैं, ले गए यादव ले गए। तो हमारा आदमी जैसे बच्चे को, जब बच्चा छोटा होता है उसको कहा जाता है कौवा तुम्हारा कान लेकर गए। तो जो हमारा आदमी है वो अपना कान नहीं देख रहा है कि नहीं, कौवे के पीछे भाग रहा है, कौवा हमारा कान लेकर गए। ऐसे ये कह रहे ले गए यादव ले गए, सब यादव ले गए। अरे तो गिनती तो करो, अगर गिनती करोगे तो आंकड़े निकल कर आएंगे कि किसकी क्या स्थिति है, ये समझ में आएगा। बिना आंकड़े के आप लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हो। अगर मान लो यादव लोग सब कब्जा कर ले तो यादव लोग जनगणना की लड़ाई क्यों लड़ते? जनगणना का विरोध कौन कर रहा है?
ब्राह्मण कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि यादव लोगों ने हिस्सा नहीं खाया है, ब्राह्मणों ने खाया है। उसको पता है सब जगह हमारा कब्जा है। अगर ये आंकड़े आएंगे तो ये पोल खुल जाएगी। जो हम एक ओबीसी को दूसरे ओबीसी से लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये लड़ाई बंद हो जाए। ये ब्राह्मणों को पता है और इसलिए वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं और ये आंकड़े नहीं आने देना चाहते हैं। तो ये हमारे साथ में धोखेबाजी हो रही। ये धोखेबाजी आज से नहीं हो रही। आजादी को 78 साल हो गए। इसके पहले कांग्रेस थी। आज काशीराम जी का जन्मदिन है तो काशीराम जी कहते थे कि एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। तो कभी सांपनाथ डस लेता है और कभी नागनाथ डस लेता है। और हम लोगों को समझाया जाता नहीं है सांपनाथ थोड़ा ठीक है, नागनाथ थोड़ा ज्यादा खतरनाक है। और फिर जब नागनाथ रहता है तो समझाया जाता है नागनाथ अन्याय अत्याचार कर रहा है, थोड़ा सांपनाथ को दे दें। और हमारे लिए दोनों एक जैसे ही हैं, दोनों डसने का काम कर रहे हैं। जब देश आजाद हुआ, अच्छा आप बताइए, जब अंग्रेज करते ही थे गुलाम भारत में जनगणना, तो आजादी के बाद भी वो चलता रहता, उसमें परिवर्तन की क्या जरूरत थी? वो तो चलता रहता। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और उन्होंने गिनती रोक दी। गिनती क्यों रोक दी? ये सोचने और समझने का विषय है कि गिनती क्यों रोक दी। इसलिए रोक दिया कि लोकतंत्र में एक आदमी का एक वोट है। एक आदमी का कितना वोट है? एक वोट। और कितना गिना जाएगा? एक ही गिना जाएगा। अगर अडानी वोट डालेगा तो एक गिना जाएगा, अंबानी वोट डालेगा तो एक गिना जाएगा, मोदी जी वोट डालेंगे तो एक गिना जाएगा, हम में से कोई वोट डालेगा तो एक गिना जाएगा, गरीब से गरीब वोट डालेगा तो एक गिना जाएगा, और अमीर से अमीर वोट डालेगा तो भी एक गिना जाएगा। पहले तो ये लोग चाहते थे कि वोट का अधिकार ही ना मिले इन लोगों को। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया। जब संघर्ष किया तो ये लोग कह रहे थे कि पढ़े लिखे लोगों को वोट का अधिकार होना चाहिए, सबको नहीं होना चाहिए। जो टैक्स देते हैं उनको होना चाहिए, सबको नहीं होना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई तब तो हमारे लोग कैसे मिलेंगे? ये तो इनके पास ना पैसा है ना पढ़ाई लिखाई है, इनको तो हजारों साल से रोका गया, इनको कैसे मिलेगा? तो अंग्रेजों को बात समझ में आई। तो अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को पूछा तो इनको मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो कहा जो भी बालिग हो जाए उसको वोट का अधिकार मिल जाना चाहिए, उसके लिए पढ़ाई लिखाई कोई योग्यता नहीं मानी जानी चाहिए। जो बालिग हो जाए उसको वोट का अधिकार मिल जाए। तो इन लोगों ने कहा कि अनपढ़ आदमी कैसे वोट डालेगा? बाबा साहब ने कहा हाँ ये बात है कि अनपढ़ आदमी कैसे वोट डालेगा। तो बाबा साहब ने कहा कि अगर चुनाव निशान बना दिया जाए, जैसे मान लीजिए कोई रामलाल चुनाव लड़ रहा है, अगर बैलेट पेपर पर रामलाल लिखा रहेगा तो अनपढ़ आदमी पढ़ नहीं पाएगा, वोट डाल नहीं पाएगा। लेकिन अगर ये प्रचार कर दिया जाए कि रामलाल का जो चुनाव चिन्ह है वो टेम्पो है, रामलाल का चुनाव चिन्ह कुर्सी है, रामलाल का चुनाव चिन्ह स्टूल है, अगर ये प्रचार कर दिया जाए तो अनपढ़ आदमी ये समझ जाएगा कि अगर स्टूल पर वोट डालेंगे तो रामलाल को जाएगा, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चुनाव निशान देखकर वोट दे देगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबको वोट का अधिकार दिला दिया। अब ब्राह्मणों के सामने संकट खड़ा हो, संकट ये खड़ा हो गया कि जनगणना बता रही है कि ब्राह्मणों की संख्या केवल 3.5% है। अब जब सबको वोट का अधिकार मिल गया तो ये 3.5% वाले देश की सत्ता पर कैसे बैठेंगे? तो 3.5% वालों को बैठना है तो कुछ ना कुछ तो तिकड़म लगाना पड़ेगा। तो उन लोगों ने सोचा अगर इन सब की गिनती हिंदू के नाम पर अपने साथ करें, अलग से जाति जाति की हो रही है, तो मान लीजिए हर साल होती है, हर 10 साल में, और गिनती आती ब्राह्मण 3.5%, ओबीसी 60%, मान लीजिए। तो एक बार ओबीसी के दिमाग की बत्ती नहीं जलती, 2 बार नहीं जलती, 3 बार नहीं जलती, लेकिन एक दिन तो ऐसा आता कि ओबीसी कहता जब हम 60 हैं, ये 3.5 है, ये 3.5 वाला बार बार क्यों जीतता है, हम 60 वाले क्यों नहीं लड़ते, क्यों नहीं जीतते? तो ये दिमाग की बत्ती जलती तो पता क्या चलता, 3.5 वाला गांव में सरपंच नहीं बना सकता। एक बार अखबार में खबर छपी, रिजर्वेशन 50%, कब्जा 80, क्यों खबर छपी? ये चेतना की वजह से ये उदाहरण दे रहा हूं। अगर हमारे लोग जागृत हो जाएं तो ये लोग गांव में सरपंच नहीं बन सकते।
ये बात उनको पहले से पता। तो जो ब्राह्मण, अभी ब्राह्मण को पूछो क्या ब्राह्मण क्या बताता, ब्राह्मण बताता हिंदू। ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानता, ब्राह्मण अपने को ब्राह्मण मानता तब तक जब तक आपको मूर्ख नहीं बनाना होता है तब तक। जब आपका मूर्ख बनाकर वोट लेना होता है तब ब्राह्मण अपने को हिंदू कहता है। तुम भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हो। वोट लेना हो, मुसलमान से लड़ना हो, चंदा लेना हो मंदिर नाम पर, तब वो कहेगा तुम भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हो। नहीं तो वैसे वो ब्राह्मण है, आप यादव हो, कुर्मी हो, मौर्य हो, गढ़िया हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तब आप हिंदू नहीं हो। तब आपके साथ भेदभाव करेंगे, तब हिंदू नहीं हो। जब अधिकार, अभी देखिए ओबीसी को मिला, ओबीसी में जैसे ओबीसी को शामिल किया गया, तुम भी हिंदू हम भी हिंदू कहने वाले सड़कों पर उतर गए और विरोध करने लगे। अब वो हिंदू नहीं रहा, ब्राह्मण हो गया। यूजीसी का विरोध करते समय ब्राह्मण है, और जब वोट मांगना होगा तब हिंदू हो जाए, क्योंकि आपका वोट चाहिए। तो ब्राह्मण पहले भी अपने को हिंदू नहीं मानते। जब मुगलों ने जजिया कर लगाया तो ब्राह्मणों ने मुगलों का महल घेर लिया और कहा कि हम हिंदू नहीं। दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश लिखा, कहा हिंदू गाली है। लेकिन जब वोट का अधिकार सबको मिला तो ब्राह्मणों ने बुद्धि लगाया, दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? इनका वोट कैसे मिले? अच्छा मान लीजिए अगर ब्राह्मण लोग आते हैं और ये कहते हैं कि भाई हमने आपको शूद्र बनाया, ओबीसी के भाइयों, अनुसूचित जाति के भाइयों आपको अछूत बनाया, आपकी परछाई पढ़ने से हम अपवित्र हो जाते हैं, लेकिन आप हमको वोट दे। तो वोट देता आदमी? आदमी वोट नहीं देता, बल्कि लाठी निकालता, कहता तुम्ही को खोज रहे थे, कौन शूद्र बनाया, नीच बनाया, अछूत बनाया, ये कौन बनाया, उसी को खोज रहे थे। ब्राह्मण का ये तो खतरनाक मामला, वोट तो नहीं मिलेगा, खतरा और ज्यादा है। तो ब्राह्मणों ने तरीका अपनाया कि हम लोग हिंदू बने। जो ब्राह्मण अपने को हिंदू नहीं मानते थे, उन्होंने तरीका निकाला कि हम लोग हिंदू बन जाए। और कांग्रेस का अधिवेशन जिस पंडाल में होता था, उसी पंडाल में कांग्रेस के अधिवेशन के बाद हिंदू महासभा का अधिवेशन, ऐसे कई अधिवेशन हिंदू महासभा के कांग्रेस के ही पंडाल में हुए। मतलब कांग्रेस, पहले तो ब्राह्मणों की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के ब्राह्मणों ने ही ये दिमाग लगाया कि ये गुट अपने से अलग करो हिंदू के नाम पर, तो हिंदू का प्रचार करे। तो वो हिंदू कहने लगे, अब तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू। एक एक मुसलमान 14-14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। देश पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। अपना ओबीसी एससी एसटी का आदमी देश के प्रति बहुत संवेदनशील है। जैसे देश का मामला आता है वो 100 नुकसान अपना कर सकता है, कुर्बान कर सकता है। जब कहते हैं देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा तो ओबीसी एससी एसटी का आदमी एकदम से खड़ा हो जाता है, हम तुम्हारे साथ। और इसकी भावनाओं का उपयोग करके वो देश पर राज करते हैं और फिर हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का काम करते हैं। अब हम पता नहीं करते कि मुसलमान 14 पैदा कर रहे नहीं पैदा कर रहे। उसने कह दिया, हमने मान लिया। अच्छा चलो पैदा भी मान लो कर रहे होंगे, मान लो पैदा कर रहे हैं, 400 साल 500 साल 600 साल आबादी बढ़ाने में लगेगा ना, एक दिन में तो बढ़ नहीं जाएगी सारी की सारी। अब मान लो 500-600 साल वो लोग आबादी बढ़ाएंगे, फिर कब्जा करेंगे। और हम समझ गए कि 500 साल 600 साल आबादी बढ़ाएंगे, फिर आबादी ज्यादा होगी उनकी, तब वो देश पर कब्जा करें। तो उनको रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया, आज से हम लोग का कब्जा करवाएंगे। तो हम इतना समझ जाते, छोटी सी बात के हम बता रहे हैं कि मुसलमान पैदा करते 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 आबादी बढ़ा लेंगे, जब आबादी बढ़ जाएगी तब कब्जा करेंगे। अरे ओबीसी 52% आज भी है, एससी 15% है, एसटी 7.5% है, इतना ही मिला लो तो 74.5% होता है। केवल एससी एसटी ओबीसी मिला लो तो 74.5% होता है। इसमें माइनॉरिटी भी आ जाएगा तो 90% हो जाएगा। तो हम तो आज ही ज्यादा संख्या में है, तो हम ही कब्जा क्यों नहीं कर लेते? तो छोटी सी समझदारी की बात है। उनके पीछे जाने के बजाय अगर ओबीसी एससी एसटी के लोग इकट्ठा हो जाए तो वो देश की सत्ता और व्यवस्था पर कब्जा कर सकते हैं। तो ये जो बात है, ये बात हमारे लोगों को समझने की बात है कि जो जनगणना रोकी गई है उसके पीछे बड़ी साजिश है कि अगर जनगणना होती तो ओबीसी एससी एसटी हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के पीछे नहीं है।
तो जाति के आधार पर जनगणना बंद कर दिया और ओबीसी एससी एसटी को और ओबीसी को हिंदू के नाम पर ब्राह्मणों के साथ में जमा कर। जैसे आपके पास 52 रुपया हो, हमारे पास 3.5 रुपया हो, अकाउंट खुला हमारा और जमा आपको भी कर दिया उसमें, आपका भी 52 जमा हो गया, हमारे पास 3.5 है, 52 आपका भी जमा कर लिया, तो 52 आपका जमा कर लिया तो वो आपके काम थोड़ी आएगा, अकाउंट तो हमारा है ना, निकालेंगे तो हम। ब्राह्मणों ने ऐसा एटीएम बनाया है, डाल हर आदमी सकता है, निकाल केवल ब्राह्मण सकता है, दूसरा कोई उसमें से निकाल नहीं सकता है। ऐसी व्यवस्था उन लोगों ने बनाई है। तो जब 1951 में गिनती का समय था तो नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी ने सबसे पहले गिनती रोकी, क्योंकि नेहरू जी को एहसास था कि कांग्रेस तो चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ब्राह्मणों ने बनाई। उस कांग्रेस के अंदर जब चुनाव हुआ तो सरदार पटेल जीत गए, मैं तो हार गया ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई और उस ब्राह्मणों की बनाई कांग्रेस में समर्थन सरदार पटेल को है, नेहरू को नहीं है। तो गांधी की कृपा की वजह से नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। गांधी जी को हमेशा याद था, गांधी जी क्या कहते थे, मुझे सरदार पटेल नहीं मिलते तो मैं कामयाब नहीं होता। ये उनको हमेशा याद था, बस तब भूल गए जब सरदार से प्रधानमंत्री बनाना था, तब भूल गए, बाकी हमेशा याद। तो नेहरू को यह झटका लग चुका था, तो नेहरू ने सोचा अब तो आम जनता में चुनाव होगा, उसको कांग्रेस का चुनाव था, गांधी जी की मेहरबानी हो गई तो हो गए, अब तो आम जनता का चुनाव है। तो उन्होंने जाति के आधार पर गिनती रोक। 2 बार नेहरू जी ने गिनती रोक, 1951 में और 1961। 2 बार इंदिरा जी ने रोका, 1971 में और 1981 में। एक बार नरसिम्हा राव ने रोका 91 में, और एक बार अटल जी ने रोका 2001। पहले कांग्रेस वाले रोक रहे थे, 2001 में अटल जी ने रोक दिया, वो बीजेपी के थे और हम लोगों के बहुत प्रिय नेता थे, बैकवर्डों के तो बहुत प्रिय। अगर बैकवर्डों को पूछिए कि सबसे बढ़िया नेता देश में कौन है, बिना सोचे समझे बताएंगे अटल जी है। अपना आदमी सुनता है, वो समझता नहीं है। लोगों ने प्रचार किया अटल जी है। वैसे ही कुछ लोग नए यंग जो नौकरी करने वाले थे वो भी कह रहे थे, तो हमने कहा पुरानी पेंशन चाहिए, कहा हाँ वो तो चाहिए। तो हमने कहा उन्होंने ही तो रोका था जो आपके प्रिय नेता है। तो अपने लोग सुना सुनी कुछ बातों को प्रचार प्रसार करते रहते हैं, तो अटल जी ने रोक दिया। फिर 2011 में जब जनगणना का समय आया, 2009 में हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में राजस्थान में रखा हुआ था। तो उस समय हम लोगों ने इस मुद्दे को शुरू किया कि इस बार जो देश का प्रधानमंत्री है ये कोई ब्राह्मण नहीं है। खास अभी तक जितने प्रधानमंत्री हुए जनगणना के समय वो ब्राह्मण थे और उन्होंने गिनती नहीं होने दिया। इस बार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री है, सिख है, तो बड़ा आंदोलन इस पर करना होगा, तो संभावनाएं हैं। तो हम लोगों ने वहां से चर्चा शुरू किया और 51,000 कार्यक्रम 2010 में पूरे भारत में वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने किया और उसमें हैंडबिल छापा। हैंडबिल में लिखा कि देश में जानवरों की गिनती होती है मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती, और जानबूझकर ये पर्चा जितने बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट के जितने लीडर थे शेड्यूल ट्राइब के बड़े बड़े, उन सब के घर में भिजवाया। इस बात के लिए भिजवाया गया कि पार्लियामेंट में मामला उठना चाहिए, और वैसे ही हुआ। जितने लीडर थे बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के, उन्होंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई और पार्लियामेंट बंद कर दिया। मनमोहन सिंह जी सामने आए और कहा कि हम करेंगे। मनमोहन सिंह जी कहे हम करेंगे। कांग्रेस में जो अंदर से ब्राह्मण जो चलाते हैं, राहुल जी कहते हमको नहीं करने देते, हमारे में आरएसएस वाले भरे थे, तो गुजरात का देशन कहा उन्होंने। तो कांग्रेस को जो अंदर से चलाने वाले ब्राह्मण होंगे, उन लोगों ने मनमोहन सिंह को कहा, नेहरू जी ने नहीं किया, इंदिरा जी ने नहीं किया, नरसिम्हा राव ने नहीं किया, अरे ये तो छोड़ो अटल जी तो विरोधी पक्ष के नेता थे, उन्होंने भी नहीं किया। आपको कौन सा जरूरी पड़ गया ये कहने के लिए कहा करेंगे? अगर चलो कोई बात नहीं कह दिया, लेकिन अब पढ़ो मुखर्जी देखे। अब आपको नहीं देखना है, पढ़ो मुखर्जी इस मामले को देखे। मनमोहन सिंह जी जल्दी बोलते नहीं, लोग कहते थे मौन रहते। एक बार बोले भी बेचारे तो ब्राह्मण लोग चुप करवा दिए, उनको करने नहीं दिए, कहा दोबारा मत बोलना इसके। तो पढ़ो मुखर्जी देखने लगे। अब ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अब इस मुद्दे को दबाना था, तो दबाने के लिए अन्ना हजारे को लाया, केजरीवाल को लाया,
और अन्ना हजारे और केजरीवाल ने मिलकर और बाबा रामदेव ने मिलकर भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू किया। और अन्ना जी ने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन रामलीला मैदान से अनशन नहीं तोड़ूंगा जब तक जन लोकपाल नहीं आ जाए। और बाबा रामदेव लड़की का महिला का कपड़ा पहनकर स्टेज से कूदकर भागे। लालू जी ने कहा था कि इतना योग सिखाया, ये कूद योग नहीं सिखाया। तो स्टेज से मतलब सनसनी खेज खबर बनानी थी, सनसनी खेज खबर बनेगी तब तो ये मुद्दा दबेगा। अब अन्ना हजारे वहां के कुर्मी है महाराष्ट्र में, और बाबा रामदेव जी हरियाणा के यादव, तो बैकवर्डों को ही मैदान में उतारा, बैकवर्डों के मुद्दे को दबाने के लिए बैकवर्डों को ही मैदान में उतारा। और ये बहुत बड़ा मामला कवरेज टीवी अखबार में बहुत इतना बड़े पैमाने पर दिया गया कि जैसे लगा कि अब इस देश में भ्रष्टाचार तो नहीं बचने वाला। तो अपने भी लोग, जैसे अपने लोगों को राजनीति करना है तो जो भी पॉपुलर मुद्दा मिलता है उस पर कूद पड़ते हैं। तो अपने लोग भी तिरंगा झंडा उठाए, किसी पार्टी के लोग रहे हो सभी तरह के तिरंगा झंडा उठाए, मैं भी अन्ना तो भी अन्ना, जन लोकपाल लाना है, इधर से लेकर उधर तक, उधर से लेकर उधर तक मार्च कर रहे हैं। तो सारे लोगों को काम पर आरएसएस के लोगों ने पीछे से लगा दिया, पूरी मीडिया कवरेज उसको थी। तो हम लोगों ने देखा ये तो मामला ऐसा ऐसा हो रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको फिर से एजेंडे पर लाना चाहिए। तो लाने के लिए 1 सितंबर 2011 को हम लोगों ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली रखी, और उसमें शरद जी, रामविलास पासवान जी और तमाम बड़े बड़े जो नेता थे उस समय के, उन लोगों को उस रैली में बुलाया कि ये जो मुद्दा दबाया जा रहा है इसको फिर से चूंकि हाईलाइट हो, अभी इसका समाधान होगा। तो अन्ना जी और रामलीला मैदान पर उस समय बैठे हुए थे, तो अपने लोग गए, अन्ना जी को कहा, अन्ना जी कल हमारी रैली है यहाँ जहाँ आप बैठे। तो अन्ना जी ने कहा केजरीवाल से बात करो। केजरीवाल के पास गए, केजरीवाल ने कहा कागज दिखाओ, कागज दिखाया, कागज ओरिजिनल था। केजरीवाल समझ गए कि सही बुकिंग है। तो केजरीवाल ने कहा कि ऐसा है, अन्ना जी की कुटिया यहाँ रहने दीजिएगा आप लोग, और हम भीड़ को लेकर जंतर मंतर चले गए। तो अपने लोगों ने कहा अन्ना जी रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, जनगणना पर भी 2 मिनट हम लोग बुलवाएंगे अन्ना जी को। ये सुनने के बाद केजरीवाल ने कहा नहीं नहीं ऐसा करिए, अन्ना जी को भी लेकर जाएंगे, अन्ना जी भी यहाँ नहीं रहेंगे, अन्ना जी को भी लेकर जाए। केजरीवाल को लगा कि अन्ना जी बोल देंगे तो फिर अन्ना जी इस समय टीवी में चल रहा है तो फिर ये मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा हो जाएगा। तो वो फिर लेके चले गए, हम लोगों ने रैली किया। दूसरे दिन मीडिया में कोई खबर नहीं। 1-2 मीडिया वालों को पूछा गया क्यों नहीं आई, कहा आपको मना किया गया है दिखाने से। तो आगे अन्ना जी की भीड़ तो इतनी नहीं है जितनी हमारी है। तो कहा है आपका सब कुछ है लेकिन उनको दिखाने के लिए कहा गया है, आपको नहीं दिखाने के लिए कहा गया है, तो नहीं दिखाया जा रहा है। तो किसी को हाइड करना और किसी को हाईलाइट करना। बाद में क्या हुआ, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करने की एक नौटंकी की गई और ये प्रचार किया गया कि हम जाति जनगणना कर रहे हैं। वास्तव में सर्वे किया, जाति जनगणना नहीं किया, सर्वे किया, और उस सर्वे की रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं की गई। तो 2011 में धोखा हो गया। और ये जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला, इसके सहारे कांग्रेस का विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरएसएस बीजेपी इसके सहारे नरेंद्र मोदी चढ़ करके सत्ता में आए। और बाद में क्या कहा, 2G स्पेक्ट्रम हुआ। जिस 2G स्पेक्ट्रम पर इतना हंगामा था, कहा हुआ ही नहीं, और कुछ घोटाला ही नहीं था। तो इससे पता चलता है कि सारा मिली भगत के साथ में हो रहा था। और फिर मोदी जी 14 में आए तो क्या कहने लगे, मैं पिछड़ी जाति का हूं। क्यों पिछड़ी जाति का मुद्दा, ताकि ओबीसी को लगे जब प्रधानमंत्री अपना बन रहा पिछड़ी जाति का तो गिनती तो कर ही लेगा, गिनती तो छोटा मुद्दा है, प्रधानमंत्री बनाना तो बड़ा मुद्दा है। कहा पिछड़ी जाति का हूं, नीच जाति का हूं, चाय बेचने वाला हूं, मेरा लोग अपमान करते हैं। अपने आदमी को लगा जैसे हम लोग साधारण आदमी हैं, हमारा अपमान होता है, ऐसे मोदी जी भी साधारण आदमी है, इनका भी बहुत अपमान होता है। दुखिया आदमी दुखिया का दर्द समझ सकता है, मोदी जी के साथ अन्याय हुआ है, ये वास्तविक दर्द समझते हैं, अच्छा आदमी है, जरूर कल्याण। फिर कहा काला धन वापस लाएंगे, इसी को लेकर आंदोलन कहा काला धन वापस लाएंगे। इतने पर नहीं रुका, सब तो इतने कह रहे थे वापस लाएंगे। कहा 15-15 लाख सबके खाते में डाल भी देंगे। तो लोगों ने कहा वास्तव में पहली बार कोई आदमी आया है जो दर्द समझ रहा है। हर आदमी खुश हो गया जब 15 लाख आ ही जाएगा खाते में,
फिर तो हमारा तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, समस्याओं का समाधान हो जाए, किसानों की इनकम दोगुनी कर दे, 2 करोड़ रोजगार हर साल दे देंगे। और फिर इससे भी ज्यादा बड़ा कह दिया ताकि धरती पर पैर भी न रहे, तो कहा हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमे। तो हमारा जो आदमी है अपने समाज का 99% जो आदमी है हवाई जहाज का ऐसे हाथ नहीं लगा, ऐसे हाथ लगा के छुआ नहीं है हवाई जहाज को। 99% आदमी वो जब उसके छत के ऊपर से हवाई जहाज जाती देखता है, जब तक वो एकदम छोटी छोटी दिखती है तब तक वो देखता है। जितने एयरपोर्ट है उसके आसपास जो सड़क है अगर आप जाओ वहां भीड़ लगी रहती, मोटरसाइकिल वाले खड़े रहते, कार वाले, हवाई जहाज कैसे उड़ती है ये देखने के लिए वहां खड़े रहते हैं। तो हमारा 99% आदमी देखा ही नहीं, उसको कह दिया हवाई जहाज में उड़ेगा। अरे वो उड़ा तो नहीं लेकिन मन से तो उड़ ही गया, और मन से उड़ गया तो कहा एक एक वोट मोदी जी को दो। अब मैं जब गाँव में जाता हूँ तो हवाई चप्पल देखता हूँ लोगों, हवाई चप्पल कैसा तो उसमें देखता हूँ टाका, किसी में 1 लगा, किसी में 2 लगा, किसी में 3 लगा, किसी में कई टाके लगे हैं। मतलब सपना दिखाया हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, वो बेचारे हवाई चप्पल पहनने लायक भी नहीं रहे, उसमें भी टाका लगा के पहनना पड़ा। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बात किया कि लोग पागल हो गए, कहा कि जिताओ तो जीत गए, और 3 बार जीत गए, 3 बार जीत गए तो अब क्या हो रहा, आपकी गिनती भी नहीं हो रही। मोदी पावरफुल आदमी, ओबीसी अपने को कहते हैं। आप ये मूर्ख से मूर्ख आदमी खोजो और उसके हाथ में कुल्हाड़ी दे दो और उसको कहो कि अपने पैर पर मारो, मारेगा? बोलेगा आप हमको मूर्ख समझते हैं, हम सब ठीक हैं, लेकिन हम इतने मूर्ख नहीं अपना पैर अपने हाथ से काट लेंगे, इतने मूर्ख नहीं। मोदी जी को हम मूर्ख तो नहीं कह सकते, हम तो नहीं मानते मोदी जी मूर्ख। अरे देश के प्रधानमंत्री मूर्ख कैसे हो सकते हैं? अच्छा जब बुद्धिमान है तो हमारे खिलाफ कैसे काम कर रहे हैं ओबीसी लोग, हमारे पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मार रहे हैं? मूर्ख को मारता ही नहीं पैर पे कुल्हाड़ी, मोदी जी तो बुद्धिमान है, अब बुद्धिमान होकर कैसे कुल्हाड़ी मार रहे हैं पैर पर ओबीसी के? और अगर मार रहे हैं तो इसका मतलब यह है कंट्रोल कहीं अलग है। कठपुतली की नाच देखा होगा आप लोगों में से बहुत सारे लोग, तो कठपुतली दिखती थी कि नचाने वाला दिखता था? कठपुतली दिखती थी, नचाने वाला नहीं दिखता था। तो मोदी जी दिखते हैं, आरएसएस जो है जो पीछे से चलाता है वो नहीं दिखता है। आरएसएस ने कहा जनगणना नहीं हो, आरएसएस ने रोक कर रखा, आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है। मतलब क्या है, चेहरा मोदी का आगे किया ताकि आप लोगों का वोट मिले। अगर किसी ब्राह्मण का चेहरा देते तो वोट लेने में दिक्कत थी, क्योंकि ओबीसी अब हिंदू के नाम पर वोट नहीं देने को तैयार है। बहुत लोग जागृत हो गए हैं, वो कह रहे हैं चलो तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, ये तो ठीक है, ये गिनती कहाँ हो रही है, हमारी संख्या के अनुपात में हिस्सा कहाँ मिल रहा है? तो उनको लगा कि ओबीसी का चेहरा दे देंगे तो ओबीसी के नाम पर वोट दे देगा। तो ये बड़ी साजिश है, चेहरा मोदी का है, कंट्रोल आरएसएस के लोग पीछे से कर रहे हैं, और इसलिए ये बड़ी साजिश हम लोगों के साथ में फिर से हो गई। अभी इस जनगणना में फिर से हम लोगों के साथ में ये साजिश हो गई, तो इस बात को हम लोगों को समझने की जरूरत है। दूसरी बात जो अभी यूजीसी का मुद्दा है, जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ उसी समय यूजीसी भी आया, दोनों लगभग एक साथ आए। तो जब ये नोटिफिकेशन पर चर्चा शुरू हुई, कुछ नेताओं ने इस पर बोलना शुरू किया, एक चैनलों ने इस पर डिबेट करना शुरू किया कि इसमें तो ओबीसी का सरकार जाति जनगणना पास किया है और इसमें तो ओबीसी का मामला ही नहीं है। जैसे इस पर डिबेट शुरू होने की स्थिति पैदा हुई, तुरंत ही ब्राह्मण लोग उतर गए सड़कों पर यूजीसी के खिलाफ और हल्ला मचाने लगे कि अरे हम लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। वैसे उत्तर प्रदेश में आजकल सबसे ज्यादा अन्याय किसके साथ है? ब्राह्मणों के साथ हो रहा है, दूसरे साथ कहाँ हो रहा है? अरे आप टीवी देख लो, अखबार देख लो, सारे अपोजिशन के नेताओं का बयान सुन लो, सत्ता पक्ष के नेताओं का बयान सुन लो, सब तो कह रहे हैं ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। कौन कह रहा है कि एससी का उत्पीड़न हो रहा है, एसटी का उत्पीड़न हो रहा है, ओबीसी का उत्पीड़न हो रहा है? सब कह रहे हैं ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है।